Hi everyone, hello. Welcome to the squad, the Chem Squad. And this is my YouTube channel for you all, जहाँ पे हम लोग वो बातें करते हैं जो सब लोग करते नहीं हैं एक्चुअली. तो हम लोग आज भी वैसी सी कुछ बातें करेंगे. हम लोग एक्चुअली ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, इन सब में फ़र्क सीखेंगे और हम जेन्युइनली इस चीज़ को अप्रोच करेंगे कि भाई एक बात बताओ, जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो ये बोला था लॉ ऑफ मास एक्शन होता है. फिर सिमिलर सी कुछ कहानी बता के केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ बता दिया. ऐसे कैसे क्यों किया? नाम क्यों बदल गया उसका? क्या वो सेम चीज है? क्या वो अलग चीज है? कौन बताएगा यार? मैं बताऊंगी. आई आंचल अरोड़ा एट योर सर्विस ऑलवेज. मैं बताऊंगी यार कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. और हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें घुमा फिरा के जो लोग करते हैं वो हम इजीली कर लेंगे कि भाई ऐसा ऐसा होता है. एंड हर बार की तरह हम लोग हमेशा एक्सेप्शंस 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 को ही पॉइंट आउट करेंगे और बोलेंगे कि देखते हैं कि है कि नहीं है, कि आपने आलस में नहीं बताया हमें. तो बिफोर वी बिगिन, एक छोटी सी चीज. जिन लोग को ये लगता है कि मैम ठीक है फिजिकल केमिस्ट्री आप बहुत अच्छे से आप हमें सॉर्ट करवा रहे हो या जो भी चल रहा है, प्लीज यार पूरा कोर्स करा दो यार, प्लीज 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 यार पूरी 11th 12th करा दो यार, पेपर आ रहे हैं यार, टेस्ट प्रेप भी कर रहे हैं हम लोग, जेई देना है, नीट देना है, कुछ करा दो. तो अगर ऐसा सा कार्यक्रम है तो आई हैव ब्रॉट टू यू फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा कोर्स इन जस्ट 999. देखो, आई नो एजुकेशन के नाम पे क्या चल रहा है आजकल. तुमको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, तुम भी समझदार, मैं भी समझदार. गेम बस इतनी है कि यार ऐसे पैसे वैसे क्यों इतने लूटने. बट एजुकेशन है तो अगर आप गुरु से कुछ ज्ञान ले रहे हो तो थोड़ी सी गुरु दक्षिणा तो बनती है. तो थोड़ी सी गुरु दक्षिणा के नाम पे 999 में आपको पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कोर्स मिलेगा इन माय ओन ऐप विच इज द केम स्क्वाड ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा. एंड यू हैव टू एनरोल नाउ बिकॉज द क्लासेस विल बिगिन ऑन 3rd of October, जो बस आने ही वाला है. तो फटाफट एनरोल कर लो. पूरी फिजिकल केमिस्ट्री साथ में निपटा देते हैं, पूरी की पूरी, कोई स्ट्रेस ही नहीं है. बट अच्छे से पढ़ना है. साथ में पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे, हर चीज़ को लॉजिकली अप्रोच करेंगे. मैम ये रटवा दो वो रटवा दो, ढंग से पढ़ेंगे ताकि वो पेपर में आपके आगे कोई भी क्वेश्चन ना आपका हो अरे 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 आओ 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 सॉर्ट करें साथ में. तो वो वाले एटीट्यूड के लिए, वो वाले कॉन्फिडेंस के लिए एनरोल नाउ. तो अब की वीडियो को हम शुरू करते हैं. शुभारंभ कि इस वीडियो में हमें करना क्या क्या है. लेट्स गो. सबसे पहले तो भैया ये रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है वो तो बता दो हमें. ठीक है, देखो तुम्हारे साथ हुआ क्या था, कहानी. तुम्हारे साथ हुआ क्या? क्लास 11 में तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाया गया था इक्विलिब्रियम, जिसमें तुम्हें लॉ ऑफ मास एक्शन की बातें कराई थी. और क्लास 12th में तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाया गया केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें एक्चुअली रेट लॉ आया. इक्विलिब्रियम में बोला गया था कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो इवेंचुअली इक्विलिब्रियम पे आता है. हाँ हाँ, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. टू नो मोर हाउ दैट हैपेंस एंड व्हाई दैट हैपेंस, जॉइन द केम स्क्वाड ऐप नाउ. तो सुनो, लॉ ऑफ मास एक्शन में ये बोला गया था कि the rate of a reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants raised to the power of their respective stoichiometric coefficients. मतलब सरल भाषा में बोले तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल था. फॉरवर्ड ये रिएक्शन चल रहा है जहां पे रिएक्टेंट्स है भैया ए और बी और वो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं. तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. वहीं पे बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो था वो प्रोपोर्शनल था इनके. क्यों भैया, ये तो प्रोडक्ट्स हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन में जब ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं तो सी और डी प्रोडक्ट बन रहे हैं. बैकवर्ड रिएक्शन उल्टा चलो तो सी और डी रिएक्ट करके ए और बी बना रहे हैं ना. तो बैकवर्ड रिएक्शन में रेट ऑफ द रिएक्शन को लिखा गया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब रेट इसके प्रोपोर्शनल था. फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाए और हमने वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स लाए, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ बैकवर्ड, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, ये सब खेला. और एट इक्विलिब्रियम बड़ी आसानी से बोल दिया रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल.
ठीक है, ये पढ़ा था, चमका याद आ रहा है, कुछ कुछ हाँ हाँ कुछ कुछ लिखवाया था, और फिर ऐसे ऐसे पुट करा के एफ बाई के बी इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम करके ये पूरा लाके आपकी आंखों के सामने रख दिया, और इवेंचुअली आपको ये याद करवा दिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो एक्चुअली रेशियो होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन product of concentration of reactants raised to the power their stoichiometric coefficients. Again, अगर इसमें भी डाउट है कि ये सब कैसे आया था तो ज्वाइन द केम स्क्वाड ऐप नाउ। मैं बताऊंगी, कोई टेंशन ही नहीं है यार, पूरा दोबारा से। बट अगर याद है तो याद होगा कि तब लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ाया था, और वहीं कट टू क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स नाम का एक प्यारा सा चैप्टर आंखों के सामने आया। तब बोला गया कि सुनो, रेट की बात कर रहे हो, रेट लॉ यूज करो यार। रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सुनना, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यहां तक तो सेम है, रेज टू द पावर समथिंग विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। एक सेकेंड, लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने बोला था कि उनकी पार जो है वो उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। फिर रेट लॉ में आके आपने बोला कि नहीं, एक सेकेंड, पार हो सकती है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हो सकती है ना हो। भाई क्या बोल रहे हो यार, साफ साफ सरल शब्दों में क्यों नहीं बता रहे कि अलग क्यों है और ऐसा क्यों किया हमारे साथ। मैं बताती हूँ, आई विल टेल यू। रुको, बात ना बहुत सिंपल है। रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल चीज है और लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल है। मैम फिर नए नए शब्द। एक्सपेरिमेंटल क्या है, देखो, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप उसमें चेंजेस करके देखते हो कि अच्छा ये किया तो क्या होगा, ये किया तो क्या होगा। तुम लोग भी तो यही करते हो ना, कि ऐसे तुमने HCl और NaOH मिक्स किया, फिनोल्फ्थालीन डाला था, तुम्हें बोला था कि ऐसे बिल्कुल लाइट सा पिंक आ जाना चाहिए, एंड पॉइंट पे नहीं आता, तुम्हारा आ जाता है मैजेंटा। तो तुम क्या करते हो उसमें, फिर उसमें पानी डाल के देखते हो, उसमें नमक डाल के देखते हो, उसमें किसी और का सॉल्ट लेके डाल देते हो, थोड़ा HCl डाल देते हो, थोड़ा NaOH डाल देते हो, करते हो ना ये सब। एक्सपेरिमेंट करते हुए भी लोग यही सब करते हैं कि अगर मैंने एक रिएक्शन करा है दो लोगों के बीच में, A और B, दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, और अब मुझे ये देखना है कि ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन मुझे कैसे कैसे टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस चाहिए। तो एक बार मैं कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे कॉन्सेंट्रेशंस बदल के देखती हूँ कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन सेम रख के टेम्परेचर प्रेशर बदल के देखती रहती हूँ कि अच्छा अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। यही तो गेम है केमिस्ट्री की। एक्सपेरिमेंट करो, चीज़ों की एनालिसिस करो, और फिर बाद में थ्योरी दो कि अच्छा ये ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये हुआ होगा, क्योंकि ऐसा होना चाहिए था। तो वो लॉजिक उस तरीके से आता है, ठीक है। बट लॉ ऑफ मास एक्शन पूरा थ्योरेटिकल है। वो ये बोलता है कि हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं कि अगर A और B रिएक्ट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो जो A और B की कॉन्सेंट्रेशन है उनकी पार उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, जो टेक्निकली उनकी उस टाइम पे मॉलिक्यूलैरिटी भी बता रहा होगा। तो उसने बोला कि मैं तो मान रहा हूँ थ्योरेटिकल है, मैं तो मान रहा हूँ कि भैया ये सब ना सिंगल स्टेप में चल रहा है, ऐसा ही मानना चाहिए। एक सेकेंड, सिंगल स्टेप, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट किया, गेम खेली, गेम में चेंजेस करने की कोशिश करी, कॉन्सेंट्रेशंस बदल बदल के देखा, चीजें बदल बदल के देखी, और सोचा कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा, और वो क्या ही फर्क को समझाना शुरू किया। इसीलिए बोलते हैं रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है, ठीक। जब लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट को तो हम देख ही नहीं रहे, हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि इधर वाला रिएक्शन भी एक ही स्टेप में हो रहा है, इधर वाला भी एक ही स्टेप में हो रहा है, सिर्फ उस केस में हम स्टोइचियोमेट्री की पावर के इक्वल पुट कर सकते हैं ऊपर। क्यों, ये क्या है, सिंगल स्टेप, मल्टी स्टेप, यहां तक भी पहुंचते हैं, स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे ना। पहले कुछ रेट लॉ की बात हुई, फिर सुना कि एक्सपेरिमेंटल है, फिर एक्सपेरिमेंटल समझा, फिर सुना सिंगल स्टेप है, अब उसको पकड़ते हैं कि ये क्या गेम है। देखो, रिएक्शंस दो तरीके से होते हैं, या तो एक स्टेप में होते हैं या तो मल्टी स्टेप में होते हैं। एक स्टेप में हो गए, ठीक है, एक चीज डाली, दूसरी चीज डाली, यूरेका, हो गया रिएक्शन, बढ़िया। बट मल्टी स्टेप क्या होते हैं कि A डाला, B डाला, इन लोगों ने रिएक्ट करके कुछ झोल किया,
और इन्होंने सी बना दिया, बट सी मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है। मेरे को सी नहीं चाहिए था, मेरे को पी चाहिए था। ए और बी ने रिएक्ट किया, इन्होंने मिलके सी बना दिया, तो मेरा रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मेरा एंड प्रोडक्ट पी होना चाहिए। तो सी फिर इवेंचुअली डिकम्पोज होके पी दे। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है जो धीरे धीरे अलग अलग स्टेप्स में हो रहा है। तो जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल गेम खेलते हैं। हम बस ये बोलते हैं कि हमने मान लिया भैया फॉरवर्ड भी जो है वो एक ही स्टेप में हो रहा है, बैकवर्ड भी जो है वो एक ही स्टेप में हो रहा है, तभी हम उस इक्विलिब्रियम इक्वेशन तक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन तक पहुंच पाएंगे। बट जब हम रेट लॉ की बात करते हैं तो हम ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि देख जो एक्सपेरिमेंट में हो रहा है ना, हमें उस पर फोकस करना है कि चल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि ए की कॉन्सेंट्रेशन बदली तो रेट पे क्या फर्क आ रहा है, बी की कॉन्सेंट्रेशन बदली तो क्या फर्क आ रहा है, ए और बी दोनों की बदल दी तो क्या फर्क आ रहा है। ये सब हम लैब में कर रहे हैं और उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि रेट माइट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज, बट वो क्या पार होगा, वो इक्वल टू स्टोइचियोमेट्री नहीं होगा कि अगर मैंने 2a + b गिव्स प्रोडक्ट किया है तो जरूरी नहीं है कि मेरी रेट की इक्वेशन जो है वो दिखे रेट इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर 2 b की पावर 1, क्योंकि 2a + b था। जरूरी नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कि मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल करूं तो रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। हो सकता है रेट पे कोई फर्क ही ना पड़े, तो ए के रिस्पेक्ट में जो पार है वो 0 हो जाएगी कि ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है रेट। ये सब लॉजिक होता है कि जो लैब में हो रहा है उसके बेसिस पे बता कि ए पे कैसे डिपेंड कर रहा है और बी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ये छोटी सी गेम है, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल की गेम है। दैट इज इट। ठीक है जी, चमका ठीक ठाक, ठीक ठाक बात समझ आई? कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो बताना जरूर। तो अब कुछ सवाल आते हैं मन में कि ठीक है एक बात बताओ, क्या हम एक इक्वेशन को देख के ये बोल सकते हैं कि ये सिंगल स्टेप होगा या मल्टी स्टेप? मेरे को आपने बता दिया सिंगल स्टेप क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। मेरे को ये बताओ, मेरे को एक इक्वेशन लिख के दिए पेपर में, मैं उसकी शक्ल देख के बता दूं कि वो सिंगल स्टेप होगा या मल्टी स्टेप? नहीं, तुम नहीं बता सकते ना, तुम लैब में नहीं खड़े थे ना, तुमने देखा नहीं कि वो जो रिएक्शन हुआ उस पर कॉन्सेंट्रेशन का क्या लेना देना था। क्योंकि लैब में वो इंसान जो कर रहा है उसके बेसिस के रिजल्ट्स पे वो पूरा मैकेनिज्म लिखता है कि अच्छा ऐसा हुआ इसका मतलब सिंगल स्टेप था, अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है इसका मतलब यार तो बहुत सारे स्टेप्स में चल रहा होगा रिएक्शन। इसीलिए तो एसिड और बेस को अगर रिएक्ट किया तो सॉल्ट और पानी जो बना HCl NOH रिएक्ट किया तो वो सिंगल स्टेप में हो गया, रिएक्ट किया फटाफट हो गया। वो उन्होंने लैब में वैसा होता हुआ देखा होगा ना। वही अगर हम एस्टर हाइड्रोलिसिस खेलें तो उसमें एक सीरीज ऑफ स्टेप्स पढ़ते हो ना, इतना पूरे पेज का मैकेनिज्म लिखते हो। क्यों लिखते हो ऑर्गेनिक रिएक्शन में मैकेनिज्म्स? क्योंकि लैब में उन्होंने कुछ देखा होगा, उसके तात्पर्य स्वरूप हमें वो मैकेनिज्म लिखना पड़ा होगा। अच्छा फिर अच्छा चलो ठीक है नहीं बोल सकते, तो हाउ डू आई गेट टू डिटरमिन व्हाट स्टेप एक्चुअली टेल्स द रेट स्टोरी? ठीक है मैं मान रही हूँ मान रहा हूँ कि भाई क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता, लैब में क्या हो रहा है मैं नहीं खड़ी, मेरे को नहीं पता। अब मुझे ये बताओ कि फिर मैं रेट की कथा कैसे बताऊं किसी को? रेट की कथा जब भी मैकेनिज्म आता है तो कौन बताता है रेट? जल्दी बताओ। एक पिछली वीडियो में ऑन द केम स्क्वाड चैनल है ये सब, कौन बताता है? स्लोएस्ट स्टेप। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो पूरा रचयिता होता है पूरी कहानी ऑफ रेट का, क्योंकि सबका फोकस उस पर चला जाता है कि भाई देख तू कामचोर, तू तेज हो। क्योंकि अगर स्लोएस्ट स्टेप को तेज करा तो ओवरऑल रेट बढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि जो स्टेप्स फास्ट है वो तो फास्ट ही है। जो स्लोएस्ट है हमारी नजर उसी पे पड़ती है कि भाई तू तेज हो जाए यार, तेरे पे हम ऐसा क्या करें कि तू तेज हो जाए ताकि हम पूरे रेट को बढ़ा सके। तो ऑल इन ऑल बात यह है कि रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन यस दो अलग चीजें हैं। ये दो अलग चैप्टर्स में पढ़ाई, दोनों का लॉजिक अलग है। लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ थ्योरेटिकल गेम खेलता है, जबकि रेट लॉ पूरा ये बोलता है कि मैं लैब में जो हो रहा है उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। हो सकता है आप 2a + b गिव्स प्रोडक्ट कर रहे हो और आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप ऐसे देख रहे हो, अब आप सोचो a बढ़ा के देखते हैं, a बढ़ाया रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो आपने कहा यार ये तो 2a + b था तो a की पावर तो 2 होनी चाहिए, जिसका मतलब अगर मैं a की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं
तो रेट की कॉन्सेंट्रेशन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पार्ट 2। पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो तुम थ्योरेटिकली सोच रहे हो। लैब में वो साक्षात दिख रहा है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाओ, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो कोई तो एक्सपेरिमेंटल बातें भी करता, वो रेट लॉ ने करी है। चमका? कहानी समझ आई? अब होल्ड दैट थॉट। जब एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल की बातें आ ही रही है तो ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी की भी कर लेते हैं, है ना। और ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी की बातें कब करेंगे? पार्ट 2। फटाफट इस वीडियो को एंड करते ही लाइक शेयर सब्सक्राइब खेल लो और अगली वीडियो देखने लग जाओ जल्दी जल्दी से। और प्लीज शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यार बेसिक बेसिक बातें भी तो कोई करे, कहानी की तरह बताए, बढ़िया समझ आए चीजें चल क्या रही हैं। और लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, फटाफट करो यार, टाइम वेस्ट मत करो अपना भी मेरा भी। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।